अब कुर्द और यहूदी अक्सर एक दूसरे को स्वाभाविक सहयोगी मानते हैं। दो ऐसे समुदाय जिनका उत्पीड़न, विस्थापन और आत्मनिर्णय के लिए संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। 2017 में इजराइल एकमात्र देश था जिसने खुले तौर पर कुर्द स्वतंत्रता जनमत संग्रह का समर्थन किया था। और प्रदर्शन और सांस्कृतिक आयोजनों में आज भी कभी-कभी कुर्द झंडे इजरायली झंडों के साथ देखे जा सकते हैं। लेकिन दशकों से चुपचाप संबंध और क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में सार्वजनिक सहानुभूति के बावजूद इजराइल के साथ खुले तौर पर संबंधों का समर्थन करना कुर्दों के लिए राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रही हैं कुर्द स्वीडिश पत्रकार सुजान कितास, जिन्होंने इजराइल और कुर्दों के बीच कहीं अधिक गहरी रणनीतिक साझेदारी की वकालत की है, और यहूदा बेन योसेफ, जो इजराइल में कुर्द यहूदी समुदाय के अध्यक्ष हैं। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमें ज्वाइन किया। यहूदा, मैं असल में कुर्द यहूदी आबादी के इतिहास से शुरुआत करना चाहूंगी। हम जानते हैं कि कुर्द यहूदी सदियों से कुर्दिस्तान में रहते आए हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे कि आज इजराइल में उस जुड़ाव का कितना हिस्सा अब भी बरकरार है? सालों से इजराइल के साथ ये जुड़ाव बहुत अच्छा रहा है। हम लगातार संपर्क बनाए रखते हैं। सिर्फ समुदाय या इजराइल राज्य ही नहीं, बल्कि कुर्दों के साथ भी अच्छा संबंध है। जैसा कि आप जानते हैं, जब मुल्ला मुस्तफा बरजानी कुर्दिस्तान में थे, तब इजरायली सरकार ने उनकी मदद के लिए एक सैनिक भेजा था ताकि वे इस बारे में कुछ कर सकें। और सरकार और मुल्ला मुस्तफा बरजानी के बीच का संबंध, बरजानी हमारे समुदाय के थे जो भाषा बोलते थे और बहुत बहुत ध्यान से दिलचस्पी लेते थे। जैसा कि आप जानते हैं, यहूदी कुर्दिस्तान में 3000 साल से रहते हैं। मंदिर के टूटने के बाद हम कुर्दिस्तान में प्रवास कर गए और वहां तब तक रहे जब तक कि 3 बार कुर्द यहूदी इजराइल नहीं आ गए। 3 बार वे आए। पहली बार 1888 में वे आए। वे सबसे पहले यरूशलेम, पवित्र भूमि आए। आप जानते हैं, यहूदी लोगों के लिए पवित्र शहर। और फिर अल रोई आए। ये उत्तर में एक छोटा सा गांव है, इसका नाम दो सेदरा है, और यहां इजराइल में दिखने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद वे 1926 से 1936 के बीच आए। उनमें से बहुत से लोग आ रहे थे। मेरे दादा, तुम्हारे दादा आ रहे थे। हाँ, वे बड़े रब्बी थे। हम हिब्रू में उन्हें दोहुक के यहूदी कुर्दों का चाचाम बाशी कहते हैं। तो वे आ रहे थे। उन्होंने सपना देखा कि इजराइल अस्तित्व में है, तो वे पैदल दमिश्क गए। और दमिश्क एक पारगमन केंद्र था जहां से होर्शा और वाशा निकरा की ओर से यरूशलेम जाया जाता था। और वे यरूशलेम में, जिसे हम नेचलाओत कहते हैं, वहां आए। और हम उसे शकुनात हाकुर्द्स कहते हैं, यरूशलेम के कुर्दों का मोहल्ला। और मेरे सारे चचेरे चाचा मख्तेरेत में थे, जो यरूशलेम के लिए, इजराइल के अस्तित्व के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो हाँ, हम हमेशा कुर्दों के साथ अच्छे संबंध में थे। हाँ, आपने सच में एक रिश्ता बनाए रखा है। लेकिन सुजैन, जब आप आज के कुर्दों से बात करती हैं, चाहे वे प्रवास में हों या खुद कुर्दिस्तान में रह रहे हों, तो इजराइल को वास्तव में कैसे देखा जाता है? तो इजराइल को बहुत सकारात्मक रूप से देखा जाता है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको अपने परिवार के इतिहास के बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो 1980 के दशक में इराकी अरब शासन ने कुर्दों को निर्वासित करने का फैसला किया। उन्होंने लगभग 5 लाख लोगों को निर्वासित कर दिया। हमारा अपराध सिर्फ इतना था कि हम कुर्द हैं। हम लोग भाग्यशाली थे। तो जब उन्होंने सब कुछ छीन लिया, तो हमारी नागरिकता भी छीन ली। उन्होंने हमें बस ईरान भेज दिया, जहां हम ईरान के कुर्द क्षेत्र में चले गए। तो हमें सिर्फ इसलिए निर्वासित कर दिया गया क्योंकि हम कुर्द थे। ईरान में लगातार भेदभाव होता था, आप जानते हैं, कुर्दों के खिलाफ। इसलिए मेरे परिवार को ईरान छोड़कर सीरिया जाना पड़ा। और मैं हफीज अल असद के समय के सीरिया की बात कर रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी, मैंने सीरिया में 12 साल की उम्र तक जीवन बिताया, जहां मुझे सच में लगता था कि मैं एक अरब हूं। मुझे क्यों लगता था कि मैं अरब हूं? क्योंकि सीरिया में आपको जेल का सामना करना पड़ता। अगर आप अपनी कुर्द पहचान के बारे में खुलकर बात करते और कुर्दी बोलते, तो आपको जेल भेज दिया जाता, आपको यातना दी जाती और कभी कभी आपको मार भी दिया जाता। और अब 10 साल पहले मैं इजराइल आई थी। तो याद रखिए, मैंने अभी अभी इराक का जिक्र किया था, मैंने ईरान और सीरिया का भी जिक्र किया, जहां कुर्द पहचान को बहुत दबाया और भेदभाव किया जाता है। और मुझे याद है, जब मैं बेंगुरियन एयरपोर्ट पर उतरी थी और सीमा पुलिस ने मुझसे पूछा, क्योंकि मेरे पासपोर्ट पर लिखा था बगदाद, और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप इराकी हैं या आप अरब हैं? और यकीन मानिए, पहली बार मिडिल ईस्ट में मैंने उनसे कहा,
नहीं, मैं कुर्द हूं। उन्होंने मुझ पर हंसी नहीं उड़ाई। उन्होंने सच में पूछा, क्या आप जाको से हैं या आप एरबिल से हैं? उन्हें पता था जाको क्या है, उन्हें पता था एरबिल क्या है। 50 मिलियन से भी ज्यादा कुर्द लोग हैं, कम से कम 50 मिलियन कुर्द, जो उस जगह रहते हैं जिसे हम कुर्दिस्तान कहते हैं, जो 4 देशों में बटा हुआ है। आज तक अरब, तुर्क, ईरानी हमारे अस्तित्व के अधिकार को नकारते हैं, जबकि इजराइल कुर्द राष्ट्र को मान्यता देता है। इजराइल में आप जानते हैं, एक कुर्द के रूप में मुझे ये कहने पर गर्व है कि मैं कुर्द हूं। मुझे अपनी कुर्द पहचान, अपनी कुर्द संस्कृति का जश्न मनाने पर गर्व है। तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए यही इसका सार है। कार्ड का नजरिया क्या ये समझ सही में है। आया? क्या कुर्दों द्वारा ये व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि आपकी पहचान यहाँ स्वीकार की जाती है, यहाँ तक कि इस देश में उसका जश्न भी बिल्कुल, मनाया बिल्कुल। जाता है? जैसा कि यहूदा ने कहा, आप जानते हैं, हमने मुल्ला मुस्तफा अल बरजानी के बारे में बात की थी। मुल्ला मुस्तफा अल बरजानी एक राष्ट्रीय नेता हैं। जैसे आप जानती हैं, वो एक दिग्गज हैं। सभी कुर्द उन्हें जानते हैं। जब वो इलाज के लिए आना चाहते थे तो वो इजराइल आए थे। और कुछ हफ्ते पहले मेरी मुलाकात एक पूर्व आईडीएफ सैनिक से हुई थी और उन्होंने मुझसे बड़े गर्व के साथ कहा, जब मैं एक जवान सैनिक था, जब मैं 19 साल का था, तो मैं उन सैनिकों में से एक था जिन्होंने वास्तव में मुल्ला मुस्तफा अल बरजानी की हदासा अस्पताल में इलाज के दौरान सुरक्षा की थी। कुर्द लोग ये जानते हैं। आप जानते हैं, 1960 के दशक में जब कुर्दों पर इराक में इराकी बाथ फासीवादी शासन ने हमला किया था, तो किसने हमारी मदद की थी? इजराइल सही ने है। हमारी मदद क्या की थी। यही वजह है कि आपको लगता है कि वहाँ, मेरा मतलब है, आपको क्यों लगता है कि वहाँ इस तरह की आप जानते हैं स्वाभाविक सहयोगी होने की जो धारणा कुर्दों और इजरायलियों दोनों में है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहूदी पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों के कारण पीड़ित होते हैं। कुर्दिस्तान में वे पीड़ित होते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। आप वहाँ पोग्रोम्स नहीं देखते, आप वो चीजें नहीं देखते जो वे यहूदियों के साथ करते हैं, क्योंकि हमने वहाँ कुर्दिस्तान में एक साथ रहने का तरीका ढूंढ लिया है। और अगर आप वहाँ के लोगों के साथ अच्छे से रहते हैं, तो वे यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं। ये एक संबंध बनाता है। मुल्ला मुस्तफा बरजानी जब वे इजराइल आए, वो किसी से मिलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं ख्वाजा गाबे से मिलना चाहता हूँ। ख्वाजा गाबे तिबेरियस के एक व्यक्ति थे। वो कुर्दिस्तान में बहुत अमीर थे और मुल्ला मुस्तफा बरजानी उन्हें एक अमीर आदमी के रूप में याद करते हैं। हाँ, तो जब वो आए, मेरे चाचा वही काम कर रहे थे जो मैं अब करता हूँ। और आजकल हम ऐसा नहीं करते। फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं थे, आपको उसे ढूंढना पड़ता था। तो हमने उस आदमी को ढूंढ लिया और उनकी तिबेरियाज में एक छोटी सी दुकान है, वो सब्जियां बेचते हैं और वे सब एक साथ आते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। हाँ, एक दूसरे को। और वे ख्वाजा गबाई को कुर्दिस्तान ले जाते हैं, उसे घुमाते हैं और वो यहाँ वापस आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ के लोगों और यहाँ के लोगों के बीच क्या संबंध है। दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हैं, कुर्दिस्तान के दुश्मन वे हमारे भी दुश्मन हैं, तो वही दुश्मन हैं। और दूसरी बातें जो कुर्दिस्तान में धर्मों की बात करें तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप यहूदी हो, मुस्लिम, ईसाई, सही है, कुर्द यजीदी। पहचान ही सबसे ऊपर है। आप कभी उससे नहीं पूछते कि तुम्हारा धर्म क्या है। वे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप कुर्द हैं और आपको कुर्दिस्तान की परवाह है। कुर्द। तो आप जानती हैं, मैं आपसे फिर से बात करना चाहती हूँ सुजैन, और सच में बस ये चर्चा करना चाहती हूँ कि क्या कुछ बदलने की जरूरत है। अगर है तो मुझे लगता है इस रिश्ते को और ज्यादा सार्वजनिक बनाने के लिए और सच में इजरायलियों और कुर्दों के बीच रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए। मुझे पता है कि इस मुद्दे को लेकर बहुत संवेदनशीलता है, क्योंकि सुरक्षा से जुड़े कई मसले हैं। हाँ, जब गिदेओन सार को 2024 में उनके पद पर नियुक्त किया गया था, तब मैं इजराइल में रह रही थी। और जब उन्होंने कुर्दों के बारे में बात की और कहा, कुर्द हमारे प्राकृतिक सहयोगी हैं और कुर्द राष्ट्र एक महान राष्ट्र है। आपको अंदाजा नहीं है कि ये आदमी कुर्दिस्तान में कुर्दों और प्रवासी कुर्दों के बीच एक रॉकस्टार जैसा बन गया। मैं एक कुर्द के रूप में लाखों कुर्दों की तरह, हम वास्तव में उनके जैसे नेताओं से मिलने वाले नैतिक समर्थन की सराहना करते हैं। हम इसकी सराहना करते हैं, लेकिन हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। आप जानते हैं, ये बहुत अच्छा है जैसे हमारे पास ये सारे राजनीतिक बयान हैं, लेकिन हमें और सहयोग चाहिए। और हाँ, कुर्द बहुत संवेदनशील इलाके में रह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ खुल्लम खुल्ला होना चाहिए, लेकिन इजराइल को कुर्द नेतृत्व के साथ सीधी बातचीत शुरू करनी चाहिए। और आप जानती हैं, एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए
वही रिश्ता जो हमारे पास 1960 के दशक में इराक के कुर्दों के साथ था। हमें वाकई उसकी जरूरत है। और एक और बात जिस पर मैं जोर देना चाहूंगी वो है यहूदी समुदाय और कुर्द समुदाय, खासकर प्रवासी समुदाय में। ये एक बेहतरीन मौका है अगर ये दोनों समुदाय मिलकर काम करें। और मैं जानती हैं, मुझे यकीन है कि यहूदा आपको और भी बता सकते हैं। जैसे कि हम और क्या कर सकते हैं, आप जानती हैं, इन दोनों के बीच इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए। कारण ये है कि इजराइल और कुर्दिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो चर्चा में हैं, क्योंकि इजराइल पूरे कुर्दिस्तान को नियंत्रित करना चाहता है, अगर अदालतें कहें। हम इजराइल के साथ संबंध में हैं, आप जानते हैं। आपके सारे दुश्मन इस बेबस स्वायत्त क्षेत्र पर आ जाएंगे और ये बहुत बुरी स्थिति होगी। जैसा कि आप जानते हैं, अभी बहुत सारे मिसाइल ईरान से अरबिल पर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप याद नहीं करते, एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने कुर्दिस्तान की स्वतंत्रता का समर्थन किया था वो थे बेंजामिन नेतन्याहू। हाँ, जब मसूद बरजानी कुर्दिस्तान को स्वतंत्र करना चाहते थे तो केवल समर्थक नेतन्याहू से था। नेतन्याहू ही पूरी दुनिया में। हाँ ठीक है, मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमारे साथ जुड़ने के लिए समय निकाला। कुर्द यहूदी आबादी के इतिहास के बारे में सुनना वाकई बहुत दिलचस्प है, साथ ही इजराइल में एक कुर्द के रूप में आपके अनुभव के बारे में भी। मुझे लगता है कि जो काम आप कर रही हैं, उम्मीद है कि वो किसी न किसी स्तर पर बदलाव लाने में योगदान देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।